क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि पार्टिकल का मास m है और चार्ज इसका q है। प्रोजेक्ट किया है एक रीजन में जहां परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट करता है हर एक जगह पर। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ द width d of the region is very slightly smaller than this and this। सो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वो एक लिमिटेड रीजन में ही एग्जिस्ट करता है और उस रीजन की जो विड्थ है d वो mv/qb लेनी है एक केस में, दूसरे केस में mv/2qb के बराबर और तीसरे केस में 2mv/qb के बराबर जो रीजन का विड्थ आपको मानना है। और इन तीनों केसेस में आपको बताना है कि क्या एंगल ऑफ डेविएशन होने वाला है। एंगल ऑफ डेविएशन से इनका तात्पर्य ये है कि इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से जो फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उनके बीच का एंगल कितना है। इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे थे, इसका मतलब निकलते समय जैसे ही रीजन से बाहर निकलता है पार्टिकल तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से कितना एंगल बनाएगा ये आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके एक एक सवाल लेता हूं और उससे भी पहले मैं क्या करता हूं कि मैं मान लेता हूं यदि इनफाइनाइट विड्थ तक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है यानी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह फैला हुआ है तो पाथ पार्टिकल का कैसा होगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल यहां से गुजरा है, पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल इस तरीके से एक सर्कल में घूम जाएगा और उस सर्कल का जो रेडियस होने वाला है बेटा, उस सर्कल का रेडियस आप यहां लिख सकते हैं कितना होगा mv/qb के बराबर। ये उस सर्कल का रेडियस होगा। ठीक बात। अब ये पार्टिकल जो है, अब पहला पार्ट करते हैं कि विड्थ जो है वो mv/qb के बराबर है विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस है उस रेडियस के बराबर इसका विड्थ है, थोड़ा सा कम है यानी कि इस लोकेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड जहां तक एग्जिस्ट करता है वो यहीं तक करता है, ये पूरा रेडियस के बराबर है और रेडियस से थोड़ा सा कम जो है इसका विड्थ है। तो मैं कह सकता हूं कि जब तक हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है तब तक उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तब तक वो सर्कल में घूमेगा। जैसे ही यहां तक ये पहुंच जाएगा, जैसे ही हमारा पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा उसकी स्पीड जो है होने वाली है कुछ इस तरीके से, पार्टिकल की स्पीड होने वाली है इस तरीके से v, और यहां पे जैसे ही आगे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है खत्म हो चुका है और मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर जो लग रहे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो चुके हैं तो उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन से वो आगे की तरफ चला जाता है। तो ये पार्टिकल जो है इस तरीके से निकल जाएगा सीधा इस तरीके से। तो हम यदि देखें कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से देखें कितना एंगल ये बना रहा है, तो क्लियरली कह सकते हैं कि 90 डिग्री के बराबर ये एंगल बना रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 90 डिग्री if width is little less than mv/qb। ठीक, इसके बाद सेकंड इसका पार्ट करते हैं। मैं इस इंक को मिटा देता हूं, मिटा दिया। दूसरा सवाल आपको दिया है कि mv/2qb के बराबर विड्थ है यानी कि r/2 के बराबर विड्थ है, r/2 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली स्मॉलर। तो यहां देखिए बेटा अगले सवाल में ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है और इस रेडियस का आधा जो है वहां रेडियस का r/2, पहले ये देखिए ये कितना है r/2, इस r/2 से थोड़ा सा पहले जो है हमारा रीजन खत्म हो जाता है। हमारा रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन वो खत्म हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने से पार्ट में है। तो पार्टिकल जब यहां से उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा v0 स्पीड से, तो वो इस पॉइंट तक कर्व पार्ट में मूव करेगा और उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी इस समय है उस वेलोसिटी से आगे की तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो एंगल अल्फा है
ये कैलकुलेट करना है कितना होगा। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे इंक बदल लेता हूं मैं। सो हमारे पास ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ऑलमोस्ट r/2 है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r के बराबर है। और ये एंगल यदि अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ये कितना हो जाएगा, अल्फा के बराबर। तो इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा लिखने की कोशिश करें, साइन अल्फा लिखने की कोशिश करें, तो साइन अल्फा आपको मिल जाता है कितना, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, r के बराबर है। तो कितना आ गया आपके पास, 1/2 के बराबर। अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री के बराबर। अल्फा इज 30 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं डेविएशन जो है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो डेविएशन 30 डिग्री आपको मिल जाता है सेकंड वाले पार्ट में। ठीक, सेकंड वाले पार्ट का आंसर भी आ गया। अब थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं कि 2mv अपॉन QB, यानी कि 2r जो है इसकी विड्थ है, 2r इसकी विड्थ है, तो क्या होगा, देखिए 2r इसकी विड्थ है तो क्या हो रहा है कि ये इसका सेंटर है। जिस सर्कल में हमारा पार्टिकल घूमेगा उसका सेंटर है यहाँ पे, और सेंटर से 2r डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए हमारा पार्टिकल यहां से चलेगा, स्काउट पाथ के थ्रू चलेगा। कोई झंझट तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है इसको कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है। तो ये तो अपना काम करता हुआ कि चलेगा, लेकिन इससे पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये यहां पर पहुंचकर इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और ये सीधा जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से एंटर करता है और ऐसे घूम के पूरा बाहर हो जाता है। बेसिकली इसने यू टर्न ले लिया है, तो मैं कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इनिशियल से फाइनल जो एंगल है वो इसका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। ये 180 आया था, ये 30 आया था, और ये कितना आया था आपके पास, 90 डिग्री के बराबर। तो ये आंसर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें दिया है कि एक नैरो बीम है हमारे पास, सिंगली चार्ज कार्बन आयंस। कार्बन है और उसके ऊपर जो है सिंगल आयन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज यहां पर हमें दिख रहा है। मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ये मूव कर रहा है। इज सेंट परपेंडिकुलरली इन रेक्टेंगुलर रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ टेस्ला। हाफ टेस्ला वाले परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पाया जाता है कि टू बीम इमर्जेस फ्रॉम द फील्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दो तरह के बीम हमें देखने को मिलते हैं। एक उन कार्बन के जो सिंगली चार्ज कार्बन आयंस हैं, उनमें से कुछ जो आयंस हैं वो ये वाला पाथ ट्रेवल करते हैं और कुछ जो है ये बड़ा वाला पाथ ट्रेवल करते हैं। सेपरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट बीम being 3 cm and 3.5 cm. Identify the isotopes present in the ion beam. Take the mass of the ion is equals to this kg, where A is the mass number. तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि इस इनिशियल बीम से ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो है कितना है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो तरह के आइसोटोप्स हैं। एक को मैं कह देता हूं C1 और एक हमारे पास है C2। यहाँ पे C1 और C2 दो प्रेजेंट हैं, कार्बन के आयंस हैं। इनमें आइसोटोप्स में फर्क क्या है, इनके मासेस का फर्क है। चार्जेस दोनों पे एक समान है लेकिन मासेस दोनों के अलग अलग हैं। तो मास के डिफरेंस से एक का जो डायामीटर है, देखिए रेक्टेंगुलर रीजन में जा रहे हैं। हमने पिछले वाले सवाल का थर्ड पार्ट देखा था। यदि मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है वो अच्छे खासे तरीके से है और पार्टिकल ऐसे आ रहा है परपेंडिकुलर टू दिस रेक्टेंगुलर रीजन, तो वो 180 डिग्री से वापस डिफ्लेक्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो
इन दोनों में जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो 2r के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक जो बंदा है इनमें से, एक जो पार्टिकल है उसका रेडियस होने वाला है 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो रेडियस है r1 और r2 वो किसके बराबर होगा बेटा, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 17.5, 1.75 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस दूसरे का। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ कि रेडियस जो होता है वो होता है mv/qb के बराबर। स्पीड सबकी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया है, चार्जेस दोनों के सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो रेडियसेस का रेशियो है वही इनके मासेस का रेशियो है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लियरली दैट r1/r2 इज इक्वल टू m1/m2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 150/175, 25 से गया 6 बार, 25 से गया 6 टाइम्स, तो आपको यहां से मिल जाता है m1/m2 इज इक्वल टू 6/7। तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, इनके मासेस आपको बताने हैं। सो आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स। तो एक आपके पास 6c वाला है, 6c12 है, और एक हमारे पास क्या है 7c12 है, यानी इनके मासेस 6:7 में है ना। तो मासेस 6:7 में है, तो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, तो ये नहीं, इनके मासेस का रेशियो होना चाहिए। तो A1 जो है और A2 जो है उनका रेशियो आ जाएगा आपके पास 5:6:7, 6:7 रेशियो में आ जाएंगे। और इनके मास को हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू दिस, तो A का रेशियो भी हमने बता दिया है, A का रेशियो बता दिया है, A इज द मास नंबर, तो मास नंबर का रेशियो 6:7 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक नैरो बीम है ऑफ सिंगली चार्ज्ड कार्बन आयंस, यानी कार्बन पे एक सिंगल वैलेंसी है और वो मूव कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस मच मीटर पर सेकंड, और उनको परपेंडिकुलरली सेंड किया जाता है इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। ठीक, तो ये पाया जाता है कि दोनों बीम जो हैं इमर्ज करते हैं फ्रॉम द फील्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स हो जाते हैं, 180 डिग्री यू टर्न मान लेते हैं। द सेपरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट बीम being 3 centimeter and 3.5 centimeter. Identify the isotopes present in the ion beam. Take the mass of ion is this much into 10 to the power minus 27 into 1.6 kilogram. Where A is the mass number. So कार्बन के हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब उनके मास नंबर जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, है वो कार्बन ही। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास C1 और C2 दो हमारे पास आइसोटोप्स हैं, और हमने ये बात भी देखी है कि यदि रेक्टेंगुलर रीजन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जहां पे एग्जिस्ट करता है और उसकी जो विड्थ है वो सफिशिएंट है, तो ये 180 डिग्री का जो है टर्न मार लेते हैं, ये सेमी सर्कल जो है यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ये सेमी सर्कल्स हैं। और सेमी सर्कल्स का ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है क्या, 2 टाइम्स रेडियस या डायमीटर कहा जाता है। सो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि इनिशियल जो आपके पास डायरेक्शन है उससे ये जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं इस पहले वाले पार्ट का जो रेडियस है R1 और दूसरे वाले पार्ट का जो रेडियस है R2, तो R1 और R2 निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो R1 और R2 की वैल्यू आपको मिल गई। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है R का वो होता है mv/qb के बराबर। तो मासेस दोनों के अलग अलग हैं, ये बात मान लो, स्पीड दोनों की सेम है लेकिन चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, सिंगल वैलेंसी है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी m के। तो यहां से लिख सकते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और मास क्वेश्चन में दिया है कि मास नंबर इनटू दिस कांस्टेंट के बराबर है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि r जो है वो प्रोपोर्शनल है मास के, और मास प्रोपोर्शनल है मास नंबर के।
तो आपको R1/R2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, A1/A2 के बराबर, और ये हो जाएगी आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 175। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, तो आपको मिल गया ये 25 से काट दीजिए, 25 से 6 बार, ये गया 7 बार। सो मास नंबर्स का जो रेशियो है वो आपको मिल जाएगा 6/7। और आप जानते हैं कि मास नंबर कार्बन में लगभग 12-13 के आसपास होता है, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो A1 की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है, A2 की वैल्यू जो है वो 14 के बराबर है। सो 6C12 और 6C14 जो है आपको ये मिल जाते हैं दो आइसोटोप्स, ठीक है। C12 एंड C14 दो आइसोटोप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि Fe+ आयन आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। 500 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इनको एक्सेलरेट किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है नॉर्मली इनटू अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ स्ट्रेंथ 20 मिली टेस्ला। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द आइसोटोप्स विद मास नंबर 57 एंड 58। तो इन दोनों के द्वारा जो रेडियस नापी जाती है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा mv/qb। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना वोल्टेज से इनको चार्ज किया है, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम यहां पे लिख सकते हैं हाफ mv²। सो स्पीड आपको यदि निकालनी है तो आप यहां से लिख सकते हैं 2q इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट। इसको डेल्टा वी लिख लीजिए, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बन गया। तो स्पीड हमें मिल चुकी है ये, तो मैं यहाँ पे रेडियस लिख सकता हूँ पहले वाले के लिए, मास m1, स्पीड 2 टाइम्स q, चार्ज सेम है, डेल्टा वी सबके लिए सेम है, डिवाइडेड बाय m1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय q इंटू बी। तो एक q से ये q आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ से m1 से आप m1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाता है 2 टाइम्स m1 बाय q डेल्टा v का अंडर रूट और 1/b। ये रेडियस की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है इस पहले वाले पार्टिकल के लिए, और दूसरे वाले पार्टिकल के लिए आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी R2 इज इक्वल टू 1/b अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स m2 इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाय q। अब एक बार इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, 1/b, b इज 20 मिली टेस्ला, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स। मास कितना है इसका, मास नंबर है 57, यानी 57 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एक न्यूक्लियॉन का जो मास है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 होता है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 57 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू डेल्टा वी इज 500 वोल्ट, 500 वोल्ट, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, इनके चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक वैलेंसी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज यहाँ पे होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ पे सारी क्वांटिटीज हमने ऐसा यूनिट में रखी है, तो आपको मीटर में आंसर यहाँ पे मिल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट के लिए भी आप निकाल सकते हैं अपने आप, बस आपको यहाँ पे मास की वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे 57 की जगह 58 रखना है, तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा सेकेंड वाला। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक नैरो बीम है ऑफ सिंगली चार्ज पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की यहां पे बात की जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इंजेक्टेड इनटू अ रीजन ऑफ विड्थ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रीजन वाले एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में से इसको पास कराया जाता है, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला के बराबर है। आयंस को कलेक्ट किया जाता है एक स्क्रीन पर जो 95.5 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द फील्ड रीजन। ओके, इफ द बीम कंटेन्स आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक वेट 39 and 41, find the separation between the points where these isotopes strikes the screen, take the mass of a potassium ion this much kilogram। तो देखिए बेटा, यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, और पार्टिकल जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव इनके ऊपर चार्ज है, तो वेलोसिटी है इनकी ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, सो v क्रॉस b जो है v क्रॉस b,
सो V क्रॉस B ऊपर की तरफ इन पे फोर्स लगता है और ये थोड़ा सा इनका पाथ जो है कर्व हो जाता है इस तरीके से, और इस कर्व पाथ के बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। तो ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल था उसके पास जो वेलोसिटी थी इस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और यहाँ पर आकर ये गिर जाता है। ठीक, तो क्योंकि मास अलग अलग होगा, दो आइसोटोप्स हमारे पास है यहाँ पे, तो उनके मासेस अलग अलग हैं, तो उनका रेडियस भी अलग होगा। रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, इसका रेडियस ज्यादा होगा तो वो अलग अलग एंगल से यहाँ बनाते हुए बाहर निकलेंगे और अलग अलग एंगल यहाँ पे बनेगा, तो मैं कह सकता हूँ अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट्स पर जाके वो गिरने वाले हैं। तो हमें वही उन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बताना है इस स्क्रीन पर कि कहाँ कहाँ वो पॉइंट्स जो हैं, कहाँ कहाँ वो आइसोटोप्स आकर गिरेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इनका रेडियस पहले निकालते हैं, रेडियस कितना कितना होगा। तो रेडियस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि पहले निकालिए आप काइनेटिक एनर्जी से स्पीड। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के बराबर, तो यहाँ पे स्पीड आपको मिल जाती है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास का अंडर रूट। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं mv/qb वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके। मास कितना है m, स्पीड कितनी है √2k डिवाइडेड बाय √m, और नीचे आ जाएगा आपके पास q इंटू बी। √m से √m कैंसिल आउट हुआ तो आपको मिल गया यहाँ से √2mk डिवाइडेड बाय qb। दिस इज द रेडियस ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। पहले वाले पार्टिकल के लिए यहाँ पे m1 रखेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले r1 निकाल लेता हूँ। r1 कितना हो जाएगा आपके पास, r1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा √2, मास कितना है इसका 39 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू काइनेटिक एनर्जी 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और नीचे जो है आपके पास है QB। ये सिंगल आयन है कि पॉजिटिव है, यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 यहाँ पे लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, हाफ टेस्ला के बराबर 0.5। तो आपको रेडियस r1 मिल चुका है, रेडियस r1 मिल चुका है। तो ये बेटा d डिस्टेंस है और इसका जो सेंटर है कहीं यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस जो है ये d के बराबर है, ये डिस्टेंस जो है वो भी r के बराबर है। ठीक है, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं, क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे कि ये पता है हमें डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस पता है r, तो ये हम ये एंगल निकाल सकते हैं थीटा। सो थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल्स टू d अपॉन कैपिटल R। और ये एंगल यदि थीटा है इसके और इसके बीच में, तो इस परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है वो भी कितना होगा, थीटा के बराबर। ये प्रॉपर्टी है कि दो लाइंस के बीच का एंगल जो होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल होता है। तो ये एंगल थीटा आपको मिल जाएगा, और ये थीटा आपको मिल गया तो आप ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ये जो हाइट है और ये जो आपके पास है 95.5 और ये 1 सेंटीमीटर, तो इसको 96 मान लीजिए, लगभग यहाँ पे 96। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट h अपॉन 96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, विच इज d अपॉन कैपिटल R। तो आप यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर इंटू d अपॉन कैपिटल R। तो R आप निकाल चुके हैं, बाकी सब वैल्यूज आपको पता है, तो आप ऐसे ही करके इसका हाइट निकाल सकते हैं, कितनी हाइट पर जाके स्ट्राइक करेगा। और ऐसे ही दूसरा जो पार्टिकल है यहाँ पे सिर्फ आपको 39 की जगह 41 रखना है, इसके लिए रेडियस निकालना है, और इस रेडियस के लिए आपको निकालना है क्या, इसका हाइट कितने हाइट पर आके ये स्ट्राइक करेगा। और इस तरीके से आप h1 और h2 मिल गए तो आप h1 माइनस h2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और डिफरेंस निकाल सकते हैं हाइट्स का कि कितनी डिस्टेंस पे वो दोनों पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं इस वर्टिकल स्क्रीन को। ठीक है।